हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 लेके आए हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई भी परेशानी नहीं रहे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है। देखो, हम लोग ने अभी पिछले चैप्टर्स में किसके बारे में पढ़ा था? मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर हमने क्या पढ़ा था? मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, जिससे मिलकर मैटर बनता है, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है। और एटम से बड़े जो पार्टिकल होते हैं अगर कुछ, तो उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है मॉलिक्यूल्स। राइट। अब देखो, ये क्या है, हमारे पुराने टाइम में एक इंडियन फिलोसोफर थे, महर्षि कनद। ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एक फिलोसॉफी सामने रखी थी कि हमारे जो पदार्थ होता है, यानी मैटर, पदार्थ, हिंदी में ये लोग, उस टाइम हिंदी वर्ड चलता था इंडिया में, तो पदार्थ होता है, उसको हम लोग अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, यानी उसको अगर हम लोग और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में बांटते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसे टाइम आता है कि वो इतने छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है कि उसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो जो सबसे लास्ट वाली जो स्टेज आई उस पार्टिकल की, उस पदार्थ की, उसको इन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। एटम का हिंदी नेम परमाणु। यानी कि महर्षि कनद ने सबसे पहले इसके बारे में पता किया था। बट वही है कि हमारे इंडिया के जो कहते हैं हमारे इंडिया में इतनी सारी रिसर्च की गई है, बट हमेशा उसके क्रेडिट्स किसने ले लिए? दूसरे लोगों ने लिए। तो महर्षि कनद ने पदार्थ के लिए बोला कि पदार्थ को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, यानी कि इस तरीके का, मान लो कोई एलिमेंट है, कोई पदार्थ है, उसको यहाँ से तोड़ा, उस हिस्से को भी फिर आगे से तोड़ा, फिर ऐसे तोड़ते गए, तोड़ते इतना छोटा कर दिया कि अब वो टूट ही नहीं सकता आगे। तो जो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा आया था, जो सबसे छोटा हिस्सा आया था जिसको अब हम नहीं तोड़ सकते, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। तो उसी टाइम पे कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने भी सेम फिलोसॉफी रखी थी सामने, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी मैटर को अगर हम बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो वो इतना छोटा हो जाता है कि, मतलब ये दोनों है वो इतना छोटा हो जाता है एक टाइम पे कि वो ना तो दिखता है और ना उसको और ज्यादा तोड़ सकते। उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम। एटम किस किस बेसिस पे दिया? एटम का मतलब होता है इनविजिबल। ठीक है। इसलिए उन्होंने एटम नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो दिखता भी नहीं और वो इतना छोटा हो गया कि उसको अब हम आगे और नहीं तोड़ सकते थे। बेसिकली ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ओके। अब हम लोग आगे पढ़ते। देखो, नेक्स्ट हमारे ये आ रहा है केमिकल रिएक्शन। आप लोग के जो चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पर उससे पहले आप लोग ये समझो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये लोग हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो तरह के पदार्थ हम लोग लेते हैं, यानी दो तरह के कोई भी सब्सटेंस ले लिए और उनमें रिएक्शन कराए तो हमारे को एक नया प्रोडक्ट मिलता है। राइट। इट इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। समझ गए? तो इसको इस तरीके से लो, मान लो आपको मन किया कि मेरे को चाय पीनी है। क्या पीनी है आप लोग को? चाय पीनी है भैया। ठीक है, चाय पीनी है। क्या करोगे आप लोग? मम्मी नहीं है, क्या करोगे? चलो आप ही बनाओगे, तो आप क्या करोगे? दूध लिया, शक्कर लिया, चाय पत्ती ली। ठीक है। क्या लिया आपने? शक्कर ली, शुगर, ये ली। आपने क्या लिया? मिल्क लिया, दूध लिया, चाय पत्ती ली, है ना? मान लो एक और चीज ले ली आपने, अदरक भी ले ली। भैया हमें तो जुकाम हो रही है, अदरक वाली चाय पीनी। क्या करा आपने? दूध के अंदर आपने चाय पत्ती डाली, थोड़ी सी शक्कर डाली, अदरक को पीस कर डाल दिया। ये सारी चीजें अलग अलग सब्सटेंस थे। आपने दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया, उसको बॉईल करने लगे, उनमें रिएक्शन हुआ और बाद में आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिला। क्या मिला आपको? एक फाइनल प्रोडक्ट क्या मिली? टी मिली, यानी चाय मिल गई आपको। चाय आपने बढ़िया पी लिया, आपकी सारी जुकाम वुकाम सब सही हो गई है ना, नींद उड़ गई आपकी तो अच्छे से। तो आपने क्या करा? दो या उससे ज्यादा के सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस को एक भगोनी में मिक्स किया, ठीक है, एक साथ डाला और उसको हीट दी, तो वो रिएक्ट करके हमारे को एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आया। क्या थी वो? चाय। ठीक है। यानी कि दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आता है। उस पूरे फिनोमेना को हमने क्या नाम दे रखा है? केमिकल रिएक्शन। ओके। तो A प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ये दो सब्सटेंस है अलग अलग,
इन दोनों को हमने एक साथ जोड़ा, इन्होंने रिएक्ट करा और हमारे को एक नया प्रोडक्ट मिला। क्या मिला? प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग सब्सटेंस हम यूज करते हैं जिनके बीच में रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? यानी यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो गया? रिएक्टेंट इक्वल्स टू ए एंड बी, जब ये दोनों अलग अलग थे। फिर जो नया सब्सटेंस बन के आया उसको हमने क्या बोला? प्रोडक्ट, यानी कि ए बी। तो चाय के अंदर हमारे रिएक्टेंट्स क्या हुए थे? शुगर यानी शक्कर, मिल्क दूध, चाय पत्ती होगी, अदरक ले लिया आपने, ठीक है, ये सब। उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या बना था? यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या है आपका? ए बी। तो वहां पे आपका प्रोडक्ट क्या था? टी, यानी एक चाय जो हमारी रेडी हो गई थी वो क्या था? हमारा प्रोडक्ट। तो chemical reaction is a reaction in which two or more substances react to form products. Reactants are the substance that reacts and the new substance are known as products. समझ गए? ये होता है आपका chemical reaction. ओके, तो अब हम लोग आते हैं laws of chemical combination. तो देखो दो साइंटिस्ट थे, लेवोजियर एंड जोसेफ, इन्होंने इन लॉज को एस्टेब्लिश किया था जो कि केमिकल रिएक्शन को समझाते हैं कि क्या होता है। जिसमें आपका पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। समझे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इसके हिसाब से मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमारी जो इक्वेशन थी ए प्लस बी, इसमें हमने दो रिएक्टेंट्स लिए थे और हमारे को एक नया प्रोडक्ट मिला था। क्या मिला था? ए बी मिला था, राइट। मान लो इसका वजन है 2, ठीक है, ए का जो वजन था 2 और इसका वजन है 3, तो हमारे प्रोडक्ट का वजन कितना आएगा? ए प्लस बी से मिलकर तो बना है, कितना आया? 5 आया। तो एक बात बताओ, क्या कोई नया मास बना? यहाँ पे नहीं बना ना, क्योंकि इसने 2 इसका लिया 3 इसका लिया, वो दोनों जोड़ के तो 5 हुए। या फिर कोई मास इसका कम हो गया? इन दोनों के सम के बराबर ही आया ना, मास ना तो कम हुआ ना बढ़ा है। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का जो मास है वो किसके बराबर होगा? ये जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स है इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। 2 + 3 कितना होता है? 5। प्रोडक्ट का मास कितना आया? 5। कितना हो गया? 5 = 5 हो गया ना। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है ना मास नया बनता है। चाय भी अगर आप बनाओगे तो शक्कर को अलग से तोल लेना, अदरक को पीस के थोड़ा सा वजन ले लेना, दूध कितना ले रहे हो उसका वजन ले लेना, और चाय पत्ती कितनी ले रहे हो उसके वजन ले लेना। जब वो मिलके जब चाय बन जाएगी ना तो उस पूरी चाय का वजन ले लेना, दोनों बराबर आएंगे। यानी ना तो नया मास बना ना कोई पुराना मास डिस्ट्रॉय हुआ। इसको ऐसे समझो केमिकली। अब हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी तो समझे, चाय से थोड़ी समझेंगे, एग्जाम में थोड़ी चाय लिख के आओगे। कार्बन का एटम लिया, ऑक्सीजन लिया हमने और हमारे को क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का हमने लिया 32 ग्राम, यानी क्योंकि हमारे पास 2 है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वजन क्या आया जब हमारे पास निकल के आया? क्या मास आया? 44 ग्राम। ठीक, अब ये 44 ग्राम कैसे हुआ? अब हमारे पास प्रोडक्ट का मास क्या आया? प्रोडक्ट है ना, ये क्या है? प्रोडक्ट 44 ग्राम आया। तो अब इसको प्रूव कैसे करें? तो आप एक काम करो, दोनों रिएक्टेंट्स के मास को ले लो। कार्बन का क्या है? कार्बन हमारा पहला है 12 है, प्लस क्या करेंगे हम लोग? 32 करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास है ही। 2 + 2 कितना हुआ? 4। 3 + 1 कितना हुआ? 4 = 44। हो गया ना प्रूफ कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी है ये टॉपिक। अगर आप लोग के अगर क्वेश्चन में आ जाए, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। एग्जांपल आप ये वाले ही लिख के आ जाओ, जैसा मैंने आपको बताया कार्बन और ऑक्सीजन का, इसको आप रट लो चाहे तो। वैसे तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। कार्बन का मास ले लिया, ऑक्सीजन का मास ले लिया और CO2 का मास हमने लिख ही रखा है, दोनों को प्रूव कर दो तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। तो आप लोग का जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग हमारे पास कोई रिएक्शन होता है उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसके अंदर जो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे ना वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही होंगे। यानी कि मान लो जो पानी हम लोग पीते हैं वो क्या होता है? पानी का हम लोग क्या होता है? H2O,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके होता है ना, तो इसका प्रोपोर्शन क्या रहता है हमेशा 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा 9 ग्राम H2O। 1:8 के डेफिनाइट रेशियो में रहता है हमेशा। द लो स्टेट्स डेट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी इनका जो मास होता है वो डेफिनाइट होता है। ऐसा नहीं होगा कि पानी अगर जो होता है तो ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि जो हाइड्रोजन है वो 2 ग्राम का होगा और ऑक्सीजन 7 ग्राम का होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा सेम रहेगा सब जगह, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, इस तरीके से। आपने ये हाइड्रोजन लिए H2O होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स लिए 2H2 लिया आपने, ऑक्सीजन का 1 एटम लिया, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करे, ये मिल गया यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 1 है, देखा, डेफिनेट प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर आपने कहीं कोई पानी का ग्लास आपने लिया मान लो, उसमें से इधर से आपने चम्मच लिया, उसके अंदर आप देखोगे कि हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, हाइड्रोजन कितना वजन दे रहा है 1 ग्राम दे रहा है, इधर क्या दे रहा है 8 ग्राम। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने नीचे से पानी निकाला तो उसके अंदर ऑक्सीजन 6 देगा और हाइड्रोजन 3 दे देगा, ऐसा कुछ देगा, नहीं, कहीं से भी आप निकाल लो, हाइड्रोजन का वजन जो रहेगा 1 ग्राम रहेगा उसके फॉर्मेशन के अंदर, ऑक्सीजन का रहेगा 8 ग्राम रहेगा। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या देंगे आपको 9 ग्राम H2O। यानी कि ये लोग क्या कह रहा है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस रहेगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, हमारे जो रिएक्टेंट्स है, वो हमेशा एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में रहेंगे। यानी कि जो भी रिएक्टेंट हमने लिया है वो एक जैसा ही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। किसी और जगह से भी आप उठा लो, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, सब जगह हाइड्रोजन का मास सेम रहेगा, ऑक्सीजन का मास सेम रहेगा। समझ आ गया? For instance, the ratio of hydrogen and oxygen in water obtained from any source is 1:8. That is 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen together make up 9 gram of water. किसी भी सोर्स से पानी को उठा लो, ऑक्सीजन का जो वैल्यू रहेगा 8 ग्राम रहेगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम रहेगा, तब जाके हमारे को 9 ग्राम वाटर मिलेगा। यहाँ पे भी देखो लॉ ऑफ मास भी हो रहा है, लॉ ऑफ मास भी दिख रहा है यहाँ पे, जो मास का हमने लॉ पढ़ा था कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलके हमारे को क्या दे रहा है 9 ग्राम पानी। मास वो का वो ही रहा, कोई भी नया मास ना तो बना है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, और इनकी जो रेशियो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो रिएक्टेंट्स हमने लिए वो एक पर्टिकुलर वजन में रहेंगे, तभी जाके हमारे को वो मिलेगा। यार ऐसे समझो, जो चाय हम बनाते हैं, अगर उसमें आपने दूध ज्यादा कर दिया और शक्कर आपने कम डाली, चाय पत्ती कम डाली, तो क्या चाय का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना, बेकार लगेगी बिल्कुल। परफेक्ट चाय क्या होती है, जब हम लोग सब चीज एक परफेक्ट क्वांटिटी में डालें, जैसे हमारे घर हम लोग जो बनाते हैं, हमारी एक परफेक्ट क्वांटिटी होती है कि 1 कप चाय के अंदर हम लोग आधा चम्मच शक्कर और पौन चम्मच हम लोग चाय पत्ती डाल देते, और कुछ अदरक हम लोग थोड़ा सा डाल देते, तो एक परफेक्ट टेस्ट बन के आता है। तो जो हमारी फिक्स्ड क्वांटिटीज होती है उसके बाद ही तो एक परफेक्ट चाय बन के आती है ना, ठीक है। अब आपने मान लो दूध तो ले लिया आपने 3 कप, और शक्कर आपने खाली 1 चम्मच डाल दिया, चाय पत्ती आपने डाल दी 3 चम्मच डाल दी, बहुत ज्यादा, तो परफेक्ट टेस्ट नहीं आएगा ना, कड़ी कड़ी हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी बिल्कुल। तो एक डेफिनाइट जो हमारे पास फिक्स प्रोपोर्शन होता है, एक फिक्स्ड हम लोगों ने जो क्वांटिटी मेजर कर रखी कि ये हम लोग डालेंगे, इससे हमारा परफेक्ट टेस्ट बनेगा, उसके बाद ये परफेक्ट चाय बन के आती, वही यहाँ पर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटम्स। देखो एटम्स क्या होते हैं उसको हम ऐसे समझो, यार अपने बिल्डिंग्स तो देखी होगी, बिल्डिंग्स हो गए, हाउसेज हो गए, है ना, हाउस हो गया आपका, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, और भी ऑफिस वगैरह हो गए। तो ये सब किससे बने हुए होते हैं? क्या ये डायरेक्ट ऐसे खड़े हो जाते हैं? नहीं होते ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिल्डिंग्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रिक्स, यानी ईंटें यूज करते हैं ना। ईंटों को हम लोग एक के ऊपर एक ईंट रखते हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से रखते गए, ऐसे इधर दीवार बनती है, ऐसे करते करते ये बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये क्या हुआ, ये इस बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए एक टाइप से, इनसे मिलके तो ये बिल्डिंग बनी है। तो जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मैटर है, या हम कहें जितनी भी चीजें हम आसपास देख रहे हैं, वो किससे बनती है? इसी तरह के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया है? एटम्स।
तो एटम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो जॉन डेल्टन थे उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जितने भी एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है या मिक्सचर्स है, वो किससे मिलके बने हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिनको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। ऑब्वियस बात है। अब यार चलो बिल्डिंग का जो एग्जांपल दिया, आप बोलोगे सर हम ईंट को तो डिवाइड कर सकते हैं, भैया कैसे कर दोगे आप मुझे बताओ। साइंटिस्ट के हिसाब से आप लोग कर सकते हो, साइंस की लैंग्वेज है वो, तो अगर आपको एटम ढूंढना है तो। पर जो आप लोग ईट यूज कर रहे हो उसको तोड़ दोगे, फिर उसको और तोड़ दोगे और तोड़ दोगे, क्या चूरा करके आप बिल्डिंग खड़े कर सकते हो? क्या आप छोटे छोटे दानों से बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी? नहीं। एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना पर्टिकुलर, यानी एक फिक्स साइज होगी, उससे ही तो बिल्डिंग खड़ी होगी। वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब एटम्स से यानी कि इनके हिसाब से जितनी भी चीजें हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये सब किससे मिलके बने, एक बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। तो बिल्डिंग्स के लिए एटम कौन हो गए, ब्रिक्स हो गई, यानी ईट जो होती है वो क्या हो गई, बिल्डिंग्स के लिए एटम्स हो गई, राइट। तो एटम क्या हुए, वो छोटे पार्टिकल्स जिनको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे फाइनल स्टेज जो है, उन सबसे मिलके जो चीजें बनती है वो एटम्स। हम भी एटम से मिलके बने हैं, हमारे हाथ की स्किन का छोटा से छोटा हिस्सा भी एटम से मिलके बना है। अब आसपास जो भी चीज देख रहे हैं उन सब में आपको एटम मिलेगा, ठीक है। दे आर रिफर्ड टू एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एटम्स को हम क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं, किसी एलिमेंट का, कंपाउंड का या मिक्सचर का। तो ये क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स। एटम्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में। एटम्स की साइज बहुत छोटी होती है, इनको हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं। कौन सी यूनिट यूज की जाती है, नैनोमीटर। एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। ये होती है एटम्स की साइज, ठीक है। हम लोग एटम को किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। अब अलग अलग एटम की अलग अलग साइज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन की अलग हो जाएगी, कार्बन की अलग हो जाएगी, वो हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा मैं आपको सबकी साइज के बारे में, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो, डेल्टन ने ये तो बोल दिया था कि सारे पार्टिकल्स जो है वो एटम से मिलके बने हैं। तो डेल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी निकाली थी, जिसने एटम्स के ऊपर एक पूरी थ्योरी निकाली थी, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसने बोला जो मैटर है हमारे आसपास का, वो सब किससे मिलके बना है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम लोगों ने एटम्स नाम दे रखा है। मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकेंड पॉइंट इसने बोला था, these particles are too small to see and cannot be created or destroyed in a chemical reaction। इसका कहना था कि ये पार्टिकल इतने छोटे होते कि हम इसको देख नहीं सकते, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती तो उसके अंदर ना तो इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना कोई नया पार्टिकल बन सकता। यानी कि अगर हम लोग वाटर बना रहे हैं, क्या बनता है हमारे को, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं चेंज होगा भैया, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन, या फिर इसको हटाओ, सिंपल, एकदम सिंपल। कार्बन आया, ऑक्सीजन के दो लिए हमने, क्या एक भी एटम डिस्ट्रॉय हुआ हमारी इस केमिकल रिएक्शन के बाद जब कोई नया प्रोडक्ट आया, नहीं हुआ ना। हमने कार्बन भी लिया, हमने ऑक्सीजन के भी दोनों लिए, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना कोई नया एटम बना। एटम कौन सा, वो का वो, ऑक्सीजन के दो, कार्बन का एक, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का दो, कार्बन का एक, ये है ना। कार्बन का एक एटम लिया, ऑक्सीजन के दो लिए, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का दो है, मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो एटम ना तो नया बनता है, ना ही पुराना डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, एटम्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड एलिमेंट होता है, यानी कि अगर सेम हम लोगों ने लिया, जैसे गोल्ड है, ठीक है, एक प्योर गोल्ड की ब्रिक्स है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है, गोल्ड के छोटे छोटे एटम्स से, ठीक है। तो इसके अंदर गोल्ड की जितने भी एटम्स है उन सबका मास सेम ही होगा, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियस बात है सेम है ना, गोल्ड तो गोल्ड ही रहा ना। गोल्ड, यहाँ पर जो गोल्ड है उसके अंदर गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि इधर गोल्ड आ गया 24 कैरेट का, इधर आ गया 22 कैरेट का, नहीं। अगर 22 कैरेट का है तो वो पूरे के अंदर वो की वो प्रॉपर्टीज रखेगा, अगर 24 कैरेट का है तो पूरे के अंदर वो की वो प्रॉपर्टीज रखेगा, और हर एटम का मास भी सेम होगा, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है।
ये तो गोल्ड हो गया। अब यहाँ पे आपने सिल्वर रख दिया, आपको यहीं पे डिफरेंस दिख गया भाई, गोल्ड का कलर देखो, सिल्वर का कलर देखो, बिल्कुल ही चेंज हो गया, कलर ही चेंज हो गया है ना। तो अगर अलग एलिमेंट्स के एटम्स है तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स है तो उनके मास भी सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जो होते हैं वो होल नंबर के फॉर्म में कंबाइन होते हैं ताकि एक नया कंपाउंड बन सके। यहाँ पर एक रेशियो होता है फिक्स, हमने क्या देखा था 1:8, पानी के लिए देखा था ना 1:8, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8। इस तरीके से वो लोग एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी नया कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, अलग अलग काइंड के एटम्स होते हैं, तो उनका जो रिलेटिव नंबर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बना रहे तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 कार्बन आ गया 1 ऑक्सीजन रहेगा, भाई पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, वो तो पूरा नया कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके अंदर 1 कार्बन रहेगा 2 ऑक्सीजन रहेगा, तब जाके ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर 2 कार्बन हो गए तो वो पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो ये थी हमारी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, नेमिंग एटम्स। अब देखो डेल्टन ने क्या करा था, एटम्स को नाम दिया था। यार एटम्स इतने सारे होते हैं भाई, गोल्ड का अलग एटम होता है, सिल्वर का अलग एटम होता है, और भी अलग अलग एटम्स होते हैं, तो सबको नाम तो देना पड़ेगा। इसको इस तरीके से समझो यार, आपकी क्लास है या आपके इतने सारे दोस्त हैं, अगर इनमें से किसी का भी कोई नाम नहीं है, है ये सब छोटे छोटे एटम हो गए, ठीक है, इनमें से किसी का कोई नाम ही नहीं है, आपको इससे काम है, आप इसको कैसे आवाज दोगे, कैसे आवाज दोगे, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, इनका भी कोई नाम नहीं है। आप ओए बोलोगे तो सभी बोलेंगे हाँ भाई बोल, हाँ बोल भाई, बोलेंगे ना। तो हम लोग क्या होता है क्लास के अंदर, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, ABCDE F G, ठीक है। आपको किससे काम है, ई से काम है, आप बोलोगे ई, ये बोलेगा हाँ, बाकी सबका कोई काम नहीं। इसीलिए हमने एटम्स को भी इसी तरह से नाम दिया, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, तो डेल्टन ने सबसे पहले क्या किया था, कुछ सिंबल्स यूज किए थे उसने, अल्फाबेट्स यूज नहीं किए थे उसने, सिंबल्स यूज किए थे। वो इस तरीके से देखो, हाइड्रोजन के लिए उसने ये वाला सिंबल दिया था, कार्बन के लिए सिंपल सर्किल अंदर थोड़ा सा कलर कर रखा, ऑक्सीजन के लिए ये वाला, फॉस्फोरस के लिए उसने ये वाला सिंबल यूज किया। तो एक सिंबल यानी एक हाइड्रोजन का एटम, अगर उसने ये लिया, उसको बनाना था H2O, ठीक है, H2O बनाना था, या फिर छोड़ो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था, ठीक है। तो कार्बन लिया उसने, कार्बन में क्या है, थोड़ा सा अंदर कलर है, कार्बन का एक एटम हुआ प्लस ऑक्सीजन लिया, ये हुआ CO2। क्या हुआ, CO2। जितने सिंबल होंगे उतने एटम होंगे उस एलिमेंट के, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड नहीं हुआ यार, अब आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, हा? ये नाम ही नहीं है आपके पास, तो आपको ऑक्सीजन केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो क्या आप ऐसे लिखोगे, क्या एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे आप लोग, नहीं ना, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, बाद में इसके जो नाम थे उनको पहले तो देखो, इसके जो इनके जो नाम थे ना, इनको कैसे डिराइव किया, ये किसी प्लेस के हिसाब से डिराइव करे जाते, जानी कि जैसे कि अगर कॉपर था वो साइप्रस से निकला था सबसे पहले, तो उस हिसाब से उसका नाम पड़ गया कॉपर, ठीक है। अब डेल्टन तो ये सिंबल यूज कर रहा था यार, ये तो बहुत हार्ड पड़ रहा था। तो फिर क्या होता है, एक शुभचिंतक आते हैं हमारे लिए जिनका नाम है बर्जीलियस। इन्होंने बोला कि हम लोग सिंबल्स की जगह हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर्स को यूज करते हैं, जो सिंगल लेटर होता है उनके नाम का, एलिमेंट के नाम का, या फिर फर्स्ट के 2 लेटर्स को यूज करते हैं, जिससे कि हम उसके एलिमेंट को डिनोट कर सके। यानी हाइड्रोजन के लिए H यूज करते हैं हम लोग खाली, सिंपल, ये ज्यादा इजी यार, इतने डिजाइन कौन बनाएगा। कार्बन के लिए C यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये सब होता है। ये तो था हमारे बर्जीलियस ने किया था। पर आजकल हमारे जो नाम है वो कौन बनाता है, वो बनाता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या चीज है भाई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री की कई चीजों को ये अप्रूव करता है, ये नाम रखता है, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाएगा। यानी कि अगर इंडिया में कार्बन को हम लोग C से डिनोट कर रहे हैं, तो USA में भी C से ही डिनोट किया जाएगा, इसको वहां भी कार्बन बोला जाएगा, यहाँ भी कार्बन बोला जाएगा। ऑक्सीजन अगर हम लोग O2 से डिनोट कर रहे हैं तो वहां भी O2 से डिनोट होगा, यहाँ भी O2 से डिनोट होगा। और इनको कौन फिक्स करता है, इनको
ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फिक्स करता है, ये नाम देता है इन सब्सटेंस को, इन एलिमेंट्स को, और ये सारे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, सब इससे एग्री करते हैं, ये जो बोलेगा वही होगा, तो इससे कंफ्यूजन भी दूर होगा। अगर आप यूएसए में जाओगे वहां किसी और तरीके से बोलते, आप कार्बन को कैसे बोलोगे, वहां कार्बन का कुछ और नाम है, आप यहाँ पे कार्बन बोल रहे हो, वहां उसको आप कैसे बताओगे, नहीं बता सकते। इसलिए इन्होंने एक फिक्स कर दिया गया, ये एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि अप्रूव करता है, जिसकी बात सारी दुनिया के केमिस्ट्री के अंदर यूज की जाती है। ओके, अब जो अपना IUPAC है, वो जो एटम्स के एलिमेंट्स का जब सिंबल बनाता है, यानी जो नेम रखता है, वो किन स्टैंडर्ड्स पे रखता है वो हम पढ़ते हैं। यानी कि इसने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे कि इसी बेसिस पे हम इनके नेम रख सकते हैं। ऐसे ही हर कुछ नहीं रख सकता आप लोग कि हाइड्रोजन का नेम आपने बी रख दिया, वो रख दिया, नहीं। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक रूल्स बना रखे, इनका प्रोटोकॉल है, इसी प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके बनेंगे नेम। सबसे पहले आता है, symbols of an elements are either the first letter or first two letters of the name of the elements। यानी कि उस एलिमेंट का जो नाम होगा उसका या तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स को वो लोग सिंबल मानेंगे। यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर भी ये लोग, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स में सेकंड लेटर भी यूज किए। ओके, अब जो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। जो हमने सिंबल यूज किया उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अब हमने क्या देखा है कि एल्यूमिनियम हो गया, मान लो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, उसका सिंबल क्या होता है AL। फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, पर इसमें जब अगर हम सिंबल में कोई सेकंड लेटर यूज करते हैं तो उसका जो सेकंड लेटर यूज होगा वो स्मॉल रहेगा, ये इसका सिंबल नहीं होगा, ये इसका सिंबल नहीं होगा, A और L कैपिटल नहीं रहेगा, इसका जो सेकंड लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा। यानी एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो गया AL। ठीक है, ये इसका सेकंड हो गया। कोबाल्ट का CO, ये इसका सेकंड स्टैंडर्ड हो गया। अब कुछ नेम ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट लेटर तो होता है, पर वो जरूरी नहीं है कि उसका सेकंड लेटर यूज करे, क्या पता वो आगे आने वाला कोई और वर्ड लेटर भी यूज कर सकता है। जैसे कि क्लोरीन के अंदर वो H की जगह L यूज करते, Cl। जिंक के अंदर वो लोग I की जगह N यूज करते, जिंक। ठीक है, ये हो गए। अब देखो, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका नाम जिनका जो सिंबल है वो उनके नाम के ऊपर नहीं होता। आप लोग ने अगर पीरियोडिक टेबल देखी हो तो आयरन का जो सिंबल हमें दे रखा होता है वो क्या होता है Fe। भैया ना तो यहाँ F आ रहा है ना E आ रहा है। देखो ये सिंबल जो बना है ना, ये इसके नेम से ही बना है। कैसे? Fe बना है फेरस से। फेरस क्या है? वो उसका एक लैटिन वर्ड है, आयरन का एक लैटिन नेम है, ग्रीक नेम है। यानी कि some elements have their symbols derived from their names in Latin or Greek। For instance, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। इससे कोई लेना देना नहीं, कहाँ से आया? इसके लैटिन वर्ड नाइट्रियम से। सोडियम को हम लैटिन में नाइट्रियम कहते हैं, यानी कि कैपिटल Na, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड वर्ड स्मॉल। आयरन को हम लैटिन में फेरस कहते हैं, Fe। या आगे सिंबल। पोटेशियम का सिंबल होता है K, उसका लैटिन वर्ड होता है केलियम, ये रहा सिंबल K। ओके, तो ये इसके कुछ स्टैंडर्ड्स है एटम के एलिमेंट्स के। जब हम एटम का सिंबल बनाते हैं तो उसको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। यानी कि या तो उसका फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड हो सकता है। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। जरूरी नहीं है कि सेकंड लेटर यूज करो आप, फर्स्ट तो रहेगा, उसमें आने वाला कोई और दूसरा लेटर यूज कर सकते हो, या फिर उसके लैटिन वर्ड से आप उसका नेम डिराइव कर सकते हो। ओके, तो ये इसके IUPAC जो स्टैंडर्ड्स यूज करता है वो इस तरीके से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि नेमिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या स्टैंडर्ड यूज करके वो एटम्स के नेम रखे जाते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारे, पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ मॉडर्न सिंबल्स। ओके, तो हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, ऐसे हम लोगों ने कुछ सिंबल्स यहाँ पे देख रखे हैं। फॉस्फोरस का PH हो गया, सल्फर का S हो गया, आयरन का Fe फेरस से आ गया, इसी तरह कॉपर का Cu, लेड का Pb हो गया, सिल्वर का Ag। इस तरीके से कुछ सिंबल्स है। आपको सारे सिंबल याद करने हैं पीरियोडिक टेबल से। ये आपके 11th 12th में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे। अभी से याद करने लग जाओगे तो बहुत ईजी रहेगा, आप लोग को आगे रटना नहीं पड़ेगा, कुछ पार्ट्स में बांट लो तो ईजिली आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक मास्क। मास्क नहीं, मास्क। ठीक है, मास्क तो देखो क्या हो गया, आपको पहनना ही पहनना है, पहनना पड़ेगा भाई, कुछ भी कर लो वरना कोरोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोना। तो मास्क तो आपको पहनना है। अभी हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास क्या होता है? ये किसी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका कितना मास है
उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास रेफर्स टू द मास ऑफ एन एटम। It depicts how many times an atom of an element is heavier than 1/12 the mass of one carbon atom। यानी कि इन्होंने क्या कर रखा है, देखो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा एटॉमिक मास के वो लोग किससे किससे मेजर करेंगे। मान लो एक कार्बन एटम होता है ना, तो कार्बन इन्होंने एक चीज बोली, हम लोग यार एक चीज बताओ, क्या आप लोग किसी भी एटम के मास को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेटिव मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हुआ भैया, इनको इन्होंने क्या करा, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम ले लिया, उसका एक मास फिक्स कर लिया और उससे वो कंपेयर करते हैं कि क्या इसका वजन ज्यादा है या कम है। एक तरीके से ऐसे ले लो, आपके क्लास के अंदर, छोटे बच्चे की क्लास के अंदर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मतलब कि आपका एवरेज वेट निकालना, जो एक बोला जाए कि एक परफेक्ट स्टूडेंट है मान लो कोई, ठीक है, उसका वेट एकदम परफेक्ट है उसकी एज के हिसाब से, तो उस बच्चे से बाकी बच्चों को कंपेयर किया जाएगा कि किसी का वेट उससे ज़्यादा है या कम है। इसी तरीके से यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट इन्होंने ले लिया C12 यानी कार्बन 12, उसका इन्होंने एक मास निकाल लिया और उस मास को उन्होंने 1/12 से डिवाइड कर दिया। यानी कि C12 का जो मास होगा उसके 1/12 हिस्से से किसी एटम का मास या तो ज्यादा, कितना ज्यादा है उसको वो लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। तो डिफाइन क्या होगी, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज heavier than 1/12 of कार्बन एटम। यानी कि कोई भी एलिमेंट का एटम कितना ज्यादा हैवी है किसी कार्बन 12 के 1/12 मास से, कितना ज्यादा भारी है, वो होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है। अब देखो कार्बन दो टाइप की होती है, C12 और C14। C14 क्या हो जाती है, रेडियो एक्टिव, इसलिए हम लोग C12 यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपको बोला गया कि भैया हमें हीलियम का एटॉमिक मास दे रखा है 4, हीलियम का एटॉमिक मास क्या दे रखा है 4 AMU, ये क्या है, एटॉमिक मास इस यूनिट में मेजर किया जाता है। हमें हीलियम का एटॉमिक मास दे रखा है 4 AMU, यानी कि ये क्या हो गया, ये कितना भारी हो गया, ये 4 टाइम्स भारी हो गया 1/12 कार्बन के मास से, कार्बन 12 के मास से। ठीक है। यानी 4 इंटू 1/12 C जो हुआ, ये इसका एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब देखो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी का मास निकालना है किसी एलिमेंट के एटम का, और आप यानी आपको एटॉमिक मास दे रखा है, तो उसको आप क्या करोगे 1/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी अगर आपको हीलियम का टोटल मास निकालना है, आपको दे रखा था कि उसका एटॉमिक मास है 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। या फिर आपको एटॉमिक मास निकालना है और मास दे रखा है, तो आप मास को क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, जिससे आपका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। यानी क्या हो गया यहाँ पे 4 इंटू 1/12 C। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो आपको यहाँ पे मास दे रखा है 20, तो आप क्या करोगे C डिवाइड बाय, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपको 1/20 मल्टीप्लाई बाय 12। इस तरीके से आपके दोनों फॉर्मूले निकल जाते हैं। तो आज का टॉपिक्स हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।